जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। और आप सबके लिए ज्योग्राफी से टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप जरूर कमेंट करके जाएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम ये है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको 1 से लेके 10 तक सेट कराने वाले हैं। अगर आप 10 का 10 सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और 90% आपको कैसे आएगा वो भी बता देते हैं। अगर इस प्रश्न को 10 का 10 सेट आप कंप्लीट कर लेते अपने कॉपी में, प्लस अपने दिमाग में नॉलेज में कर लेते पूरा, और उसके बाद आप फाइनल में सेम टू सेम लिख के चले जाते हैं, तो आपको उम्मीद मानिएगा आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप सेट 1 देखना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अगर 1 से लेकर 10 तक सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम यहां से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और क्या कीजिए, आपसे एक बार फटाफट अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप सबके लिए हम इतना मेहनत करें तो आप मेरे लिए एक थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों को जम के शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर देखते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि भारतीय रेलवे की समस्याओं को लिखे। देखिए, भारत में रेलवे की सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना, तो आने का टाइम होता है 6 बजे, मान लीजिए 6 बजे आने का, लेकिन आता क्या बजे है, 7 बजे। कोई कोई ऐसा ट्रेन होता है। और देखिएगा, ये बिल्कुल सही निश्चित समस्या है। ये क्या है, एक प्रकार की समस्या है कि नहीं है, बहुत बड़ा समस्या है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। क्षेत्र के भारतीय रेलवे की समस्या निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, भारत में क्या है, रेलवे की समस्याओं की निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा तो आपको 100% 2 में 2 नंबर देगा, कभी कभी 5 भी नंबर दे देता है, जिस प्रकार का आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब एक में दिया गया है कि बिना टिकट की यात्रा करना। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत खराब बात है, सॉरी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात कैसे हो सकती है, खराब बात है कि बहुत ऐसा आदमी होता है कि बिना टिकट के यात्रा कर देते हैं। हम भी किए हुए, ऐसा नहीं कि नहीं किए हुए हैं, बहुत ऐसा होता है। ठीक है, मानव रहित संपार क्या होता है, संपार मानव के रहित हुए कोई सामान वामान क्या होगा, लेके कोई पार हो जाता है। समय पर परिचालन न होना, समय पर, जैसे हम अभी जस्ट बताए कि 6 बजे गाड़ी का टाइम है, लेकिन आता क्या है 6 बज के 30 मिनट में, तो ये कोई टाइम है नहीं, 30 मिनट लेट है, इसका मतलब कि ये समय पर नहीं चल रहा है। यात्री सुरक्षा का अभाव, यात्री की जो सुरक्षा है, सामान वामान को हो गया यात्री का, ये सब नहीं होता है, बिल्कुल थी है। ठीक है, समस्या है। तो सुरक्षित यात्रा का अभाव, सुरक्षित मतलब कि जब ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम हम सुरक्षित नहीं रहते हैं, क्या हो कोई ठीक नहीं रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, या तो आप हमसे पीडीएफ ले लीजिए। क्या कीजिए, इस नंबर पे 7542031831, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पीडीएफ ले लीजिए, थोड़ा सा पैसा निकल लगेगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि सामूहिक कृषि क्या है। सामूहिक कृषि क्या है, सामूहिक से आपको लग रहा है कि इसमें एक आदमी नहीं होगा, क्या होगा, एक आदमी नहीं होगा, इसमें कम से कम 2 3 4 5 6 10 20 आदमी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सामूहिक कृषि कहेंगे। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है कि वैसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपनी भूमि, पशु, श्रम को मिलाकर साथ मिलजुल कर खेती करते हैं। क्या करते हैं, किसान, कौन करते हैं, किसान, भूमि को, भूमि मतलब जमीन, पशु को, पशु मतलब जब बैल हो गया, गाड़ी हो, कोई भी चीज ले सकते हैं, और श्रम आदमी को, मिलकर, ये तीनों को तीनों क्या करते हैं, मिलकर, मिलजुल कर कार्य खेती करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि इस प्रकार की खेती साम्यवाद देशों में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है मेरे प्यारे बच्चों, साम्यवाद में प्रचलित है। तो ये भी पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो 2 नंबर आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में घटते जल संसाधन के कारकों के लिखे। क्या कह रहा है कि भारत में घटते जल संसाधन के कारकों के लिखे। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट अभी से देख सकते हैं, अगर आपके पास समय कम है तो। ये रिवीजन के तौर पे हम रिवीजन करा रहे हैं, बहुत बच्चे बोले थे रिवीजन कराने के लिए, तो रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भारत में घटते जल संसाधन के, जल संसाधन आप जानते हैं ना कि पानी वगैरह जो घटते जा रहा है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में समझेंगे।
तो भारत में जल संसाधन घटने का निम्नलिखित कारण है। देखिए, भारत में जो जल संसाधन घटने का जो है वो निम्नलिखित कारण है। बहुत प्रकार के कारण हो सकता है, जिसमें से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मान लीजिए वहां पर 20 आदमी है और वहीं पर 200 आदमी हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर पानी का अभाव हो जाएगा, धीरे धीरे होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए उस जगह पर 20 आदमी है और उस जगह पर क्या होगा, 200 आदमी हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी की क्या होगी, कमी होने लगेगी। तीव्र औद्योगिक, जैसे मान लीजिए ये जगह है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कारखाना है, लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ 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 यहाँ, मतलब कि हर जगह पर क्या होगा, कारखाना ही बैठा दिया जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर भी पानी के क्या कहते हैं, साधन कमी होने लगेगा। शहरीकरण का विस्तार, और शहर में जानते हैं कि 24 घंटा आपको पानी ही मिलेगा ही मिलेगा, इसका क्या होगा, ये भी कारण हो गया। जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर धीरे धीरे जब बारिश वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, इसके कारण हो गया। जल का दुरुपयोग है, जल का दुरुपयोग सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बैटरी लो हो गया, थोड़ा सा एक चार्ज में लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया है 3 नंबर, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक किया कीजिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। और चैनल पे फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत है, राइट, और ये अमेरिका है, ठीक है। और भारत से अमेरिका कोई व्यक्ति गया या अमेरिका से भारत है, तो वो क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रवास उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश के अंदर, ये भारत हो गया, क्या है, भारत हो गया, एक ही राज्य में, क्या है, एक ही राज्य में एक ही शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको अच्छे से और समझाएंगे। ये तो पहले आपको समझ में आ गया कि भारत और अमेरिका के बीच में होगा तो कौन सा कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये भारत हो गया, राइट, भारत हो गया। भारत का एक राज्य ले लीजिए, बिहार है, और बिहार का कोई जिला ले लीजिए, उसमें से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, वहां से यहाँ जाना, बतवा तो भारत पड़ रहा है ना, वो क्या कहलाएंगे, अंतर्राज्यीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंतर्राज्यीय कहलाएंगे। और एक देश से दूसरे देश जाना, जैसे भारत से अमेरिका जाना, भारत से चीन जाना, भारत से सऊदी अरब जाना, इन जगहों को परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है 100% समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण, अब जानते हैं कि आजकल क्या हो गया है, वायु प्रदूषण सबसे बहुत खतरनाक होते जा रहा है, बहुत प्रदूषण बहुत फैल रहा है। तो इसका निम्नलिखित कारण देखिए, उत्तर में क्या लिखे हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण जो होता है उसका स्रोत अनेक प्रकार का है। जैसे 1 नंबर में ले सकते हैं, कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं। जैसे अगर आप देखिएगा गांव में अधिकतर होता है, शहर में तो हम अभी नहीं देखे, बट गांव में अधिकतर होते हैं। वहां पर देखिएगा जो ईंटा का जो चिमनी होता है ना, चिमनी जानते होंगे आप सब, उसमें क्या होता है, धुआं फेंकता है। क्या फेंकता है, धुआं फेंकता है। और उससे क्या होता है, ये प्रदूषण हो रहा है। कारखाना देख लीजिए, कोई कारखाना हो गया, मुंबई में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, कहीं बड़े बड़े जगह पर देख लीजिए, वहां पर क्या होता है, बड़ा बड़ा कारखाना होता है, और उससे जो धुआं निकलता है क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है। मोटर कार के सलेंसर से निकलने वाला धुआं, आप जानते हैं कि मोटर कार जैसे बाइक हम चलाते हैं, गाड़ी वगैरह हो गया, उससे जो धुआं निकलता है क्या है, ये वायु प्रदूषण है। लेकिन पटना के बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक पटना में हम अभी जितना दिन से रह रहे हैं, वहां पर जो ऑटो होता है ना, वो होता है बैटरी वाला, सीएनजी की गाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वो बैटरी गाड़ी हमको बहुत ही अच्छा लगा है, राइट। कीटनाशक हवा, जैसे हम पॉलिथीन वॉलिथीन को जला देते हैं तो क्या होता है, कीटनाशक हवा, गंदगी वाला हवा निकलने लगता है। चूल्हा का धुआं, जैसे गांव में अभी भी देखिएगा तो चूल्हा में क्या है, 20% से प्लस आदमी क्या करते हैं, अभी भी चूल्हा पे बनाते हैं। तेज हवा के कारण धूल उड़ना, मतलब कि तेज हवा आ रहा है, एकदम धूल उड़ रहा है, इसके कारण भी क्या हो सकता है, बहुत ही खराबी होता है। ये कुछ पॉइंट है, आप हमें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए कह रहा है कि ऊर्जा के नवीकृत या अनवीकृतीय साधनों में अंतर देते। इसमें क्या करा है, उत्तर में देखिए कि ऊर्जा का वैसा साधन जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सके, उसे नवीकृतीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए वैसा संसाधन या साधन कर सकते हैं
जिसका हम पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज ले सकते हैं, जल ऊर्जा क्या है, उसका हम दोबारा उपयोग किया जा सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, ये सब क्या है, नवीनीकृत है, क्या है, नवीनीकृत संसाधन, ठीक है। और ऊर्जा के वे स्रोत जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग न लाया जा सके उसे अनवीकृतीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो कि मान लीजिए अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो वह दोबारा अब नहीं आ सकता है। कोयला भी खत्म हो गया तो नहीं हो सकता। जैसे अभी अब मिट्टी तेल के बारे में सुने होंगे, मिट्टी तेल अब बहुत ही कम मिला है। गाँव समाज में पहले देखते थे, गाँव में हम बहुत देखते थे, गाँव में क्या होता था, मिट्टी तेल बहुत ही भरपूर मात्रा में देते थे डीलर सब। लेकिन अब क्या हो गया है, 1 लीटर देता है कब, दीपावली में, दिवाली में देते, अब वो भी नहीं दे रहे हैं, वो भी अब नहीं दे रहे हैं शायद, वो भी नहीं दे रहे अब। ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 नंबर प्रश्न जो है MVBI स्टार मार्क लगा लीजिए जी, कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या स्थानांतर कृषि क्या है, या झूम की खेती क्या है। 3 प्रश्न यहाँ पर बनते, कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, या झूम की कृषि किसे कहते हैं। यहाँ पर उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों व पेड़ों को काट कर उसे जलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जंगल है, खूब जंगल भरा जंगल है, ठीक है, और उसे क्या किया जाएगा, इस जंगल को क्या किया जाएगा, धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इसे हटा दे, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा के क्या किया जाता है, साफ कर दिया जाता है, क्या कहता है, और उसी जंगल में क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, क्या कहता है, जला दिया जाता है। तथा उसके राख में मिट्टी को मिलाकर, और जो राख जो आता है, राख राख रहेगा, ये सब ये जो राख हो जाएगा, उसमें क्या कहते हैं, मिट्टी, मिट्टी को मिलाकर, क्या कहते हैं, मिट्टी को मिलाकर खेती की जाती है, और खेती की जाती है, और की जाती है, और जब इस भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, और यहाँ पर के जो उत्पादन क्षमता है, वो जो मिट्टी के कारण जलने के कारण क्या होता है, उसका क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो दूसरी क्षेत्र में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और इस जगह को छोड़कर यहाँ पर चले जाते हैं, फिर वही सेम जो यहाँ पर प्रक्रिया अपनाते थे, सेम टू सेम वहां पर भी अपनाते हैं। उसे झूम की खेती कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम झूम की खेती कहते हैं। तो जरूर आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, याद हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 8 नंबर में, वीडियो समझ में आ रहा होगा प्लीज तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब लाइक नहीं करते, कंजूस हो सब आप सब। हम आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए लाइक नहीं कर सकते हैं यार, कैसा बात है, गजब बात है। लाइक तो कर सकते हो ना, लाइक कर दो, मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ 50 बच्चे लाइक करके गए हैं। अब तो 300-300 लाइक आ जाता है, 300-300 लाइक एक दिन में आ जाता है, अच्छा भी लगता है। 500 तक लाइक आ जाएगा। अब देखिए आप सबका सपोर्ट रहा तो। शुष्क कृषि क्या है, शुष्क कृषि क्या है, तो उत्तर आपको लिखना है, जिन क्षेत्रों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, सेमी से कम होती है, उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, कि जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 सेमी से कम होती है, 75 सेमी से कम होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शुष्क कृषि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न में, कि 2011 की जनगणना के अनुसार संघात्मक जनसंख्या वाले राज्य है, क्या कहते हैं, संघात्मक जनसंख्या वाले राज्य कौन है, तो बिहार सबसे ज्यादा है, 1106 मामले में। कभी पूछा भी गया है कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है बिहार का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बिहार हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया 1028, केरल का था 860, और उत्तर प्रदेश वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है। अब 10 नंबर देखिए कह रहा है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। पर्यटन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, किसके लिए, चिकित्सा इलाज वगैरह के लिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिए क्या कह रहा है, कि चिकित्सा अर्थात इलाज, जो व्यक्ति अपने बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाता है, उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। अभी जस्ट आपको बताए थे पर्यटन का अर्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। किसके लिए, इलाज के लिए जा रहा था। जब से मान लीजिए भारत ही है, और भारत के जैसे मान लीजिए कोई आदमी रह रहा है सीतामढ़ी जिला में, ठीक है, और कोई जाएगा दरभंगा, यहाँ से क्या करे, इलाज करवाने जा रहा है, यहाँ पर कोई जाएगा पटना, तो क्या करा है, ये सब इलाज ही कराने जा रहा है। अब कोई आदमी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया, तो जैसे भारत है और कहेगा अमेरिका जाने के लिए, तो अमेरिका के लिए पैसा होगा, तो वो आदमी जरूर अमेरिका जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पर्यटन हो रहा है, किसके लिए, चिकित्सा के लिए। तो पॉइंट को ज्यादा नोट करिए, ज्यादा खासकर होता है पॉइंट, पॉइंट पकड़ना मेन काम है। 11 नंबर क्या कह रहा है, कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहता है, क्या रहता है, वह उद्योग जो कच्चे माल में हो गया, जैसे आपको ले सकते हैं गेहूं हो गया, लकड़ी हो गया,
ये सब क्या है, लकड़ी के ऊपर चूनर बना रही है, द्वितीय आ जाता है। ठीक है, और भी चीज ले सकते हैं, मछली वगैरह से। दूसरा चीज जो भी कच्चा माल हो गया, ये ज्यादा खासकर गेहूं ले सकते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, ये भी सही है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उद्योग हो गया, सीमेंट, ये सब क्या आता है, कच्चे उद्योग है। ठीक है, और इसका क्या किया जाता है, दूसरे द्वितीय क्रियाकलाप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ये सब जो लोहा और इस्पात उद्योग देखे, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। राइट, याद कर लीजिएगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसलों का नाम लिखे। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के उदाहरण 4 प्रकार के, सबसे पहले चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। आपको टोटल 5 बता दिए हैं, अगर चारों का चारों भी बता दीजिएगा तभी भी आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर में क्या कर रहा है कि भूगोल से आप क्या समझते हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं होगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं ना अच्छा लगेगा, तो इसके बारे में जरूर आप अच्छे से नॉलेज रख लीजिएगा। ठीक है, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, जिसका अर्थ होता है भूमि। भू का अर्थ क्या होता है, भू का अर्थ होता है भूमि, और गोल का अर्थ होता है गोला। मतलब कि भूमि का जो गोला है, उसके अर्थात वैसा विषय जो भूमि के बारे में बतलाती है, उसे हम भूगोल कहते हैं। भूमि के बारे में बताती है, पर्यावरण के बारे में बताती है, वायुमंडल, सब चीज के बारे में जो हमें बताती है, भूगोल में बताती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बच्चा आवाज कर रहा है ज्यादा। 14 नंबर पे क्या करा कि दामोदर बेसिन के 4 कोयले का क्षेत्र का नाम लिखना है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये कहाँ है, झारखंड के, सब बताया जा रहा है दूसरा। झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र, झारखंड का गिरिडीह कोयला क्षेत्र, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, और भी है 2-4 और है झारखंड में। झारखंड कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। झारखंड जो है कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे आप जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे। और ये आपका 15वां लास्ट प्रश्न कि नव निश्चयवाद क्या है। नव निश्चयवाद क्या है, यह विचारधारा नव नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग है। किसका है, यह जो नव निश्चयवाद क्या है, नियतिवाद और संभववाद के क्या है, बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, जैसे प्रकृति क्या कहती है, मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकता, और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता, और न हम, जैसे हम ही हो गए या आप ही हो गए, प्रकृति पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु प्रकृति नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो प्रकृति कह रही है उसके आधार पे हम अच्छे खासे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रवर्तक ग्रैफी टेलर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको 15 के 15 वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेट 3 चाहिए तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और आज का वीडियो कैसा था जरूर बताइएगा। और सेट 1 से लेके 10 तक अगर आप सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्योग्राफी MVVI सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट, उसे पूरा देख लीजिए, और बाद में जो वीडियो आएगा उसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए ये है, अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैसा लगेगा पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में क्या मिलेगा, PDF नोट्स वगैरह मिलेगा, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।